बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसके कंटेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पावर आउटपुट, किरचॉफ रूल्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 5 टॉपिक हम बारी बारी आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टर अप्लाई करते हैं तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस जितनी पावर वेस्ट हो रही होती है, जितनी पावर डिसिपेट हो रही होती है, हमने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है। कंसीडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी एंड रेजिस्टर। स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू द, स्टेडी करंट कहते हैं कांस्टेंट करंट को, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा ना हो बल्कि एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से वो फ्लो करती है, उसको हम कहते हैं स्टेडी करंट flows through the circuit and potential differences applied through the circuit. वर्क टर्म्स के लिए क्या होगा, डेल्टा W is equal to V multiply by डेल्टा Q। ये पिछला जो टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसके लिए हमने वर्क टर्म देखा था किसके बराबर होता है, V multiply by डेल्टा Q के। दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अब ये जो है वर्क डन, ये बैटरी के लिए मतलब सर्किट के अंदर जो बैटरी है वो वर्क डन करती है। ठीक है, वो सर्किट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जो भी आपने सर्किट के अंदर लगाया है, कोई कैपेसिटर है, कोई बल्ब है, या कोई रेजिस्टर है, या इंडक्टर है, ये जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको एनर्जी जो है वो बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है। द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द पावर आउटपुट। तो अब हम देखते हैं कि पावर किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वैसे भी पावर का जो सिंपल फार्मूला हम फिजिक्स में देखते हैं वो किसके बराबर होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होगी, जो बैटरी की इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो होगी एनर्जी सप्लाइड, वो जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है डिवाइडेड बाय जितना वो टाइम ले रही है। ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब एनर्जी सप्लाइड, इसका क्या फॉर्मूला होगा, V डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q, ये यहाँ पे आ चुका है V डेल्टा Q, और टाइम टेकन जो है वो डेल्टा T, ये नीचे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होगी, अब हमें पता है जो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T ये I के बराबर होता है। करंट इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू, अब डेल्टा Q ओवर डेल्टा T I के इक्वल है, तो यहाँ पे हम V तो एज इट इज रहेगा और डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T की जगह पे हम I को रिप्लेस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर किसके इक्वल होगी, V, और साथ यहाँ पे आ जाएगा I। तो यहाँ पे हम फार्मूला फिर लिख लेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I, ये मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई बाय I। ये इलेक्ट्रिकल पावर का एक जनरल फार्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन है, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, P इज इक्वल टू VI। पावर डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, P इज इक्वल टू VI। कि लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्किट है जो आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है, और यहाँ पे ये बैटरी हमने अटैच की है, ये रेजिस्टर है, और ये दो इसके एंड पॉइंट्स हैं A और B। ठीक है, जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और करंट सर्किट में इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव ये फ्लो करेगी। द पावर ऑफ ए बैटरी अपीयर्स एज द पावर डिसिपेशन डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर R। अब जैसे ही करंट इस रेजिस्टर में से फ्लो करेगी तो जितनी पावर इस ये डिसिपेट करेगा वो हमने कैलकुलेट की, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है, VI। मतलब जितना बैटरी का वोल्टेज होगा मल्टीप्लाई बाय जितनी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जो घरों में यूज़ हो रहे हैं, AC है या आयरन है, या अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आप उनको थोड़ी देर ऑन करने के बाद उनको चेक करें तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होंगी वो थोड़ी सी हीट अप हुई होती हैं। ठीक है, तो वो इस तरह की जो हीट होती है उसको हम फिर इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम रेजिस्टर अप्लाई करते हैं सर्किट के अंदर और वो रेजिस्टर थोड़ी देर के बाद हीट अप हो जाता है, ठीक है, तो उसकी इसका मतलब है कि वो पावर को डिसिपेट कर रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है पावर को, जिसकी वजह से वो हीट अप हो गया है। तो उसकी जो पावर है वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है। अब हम इसी पावर को ही डिफरेंट फॉर्म के अंदर, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी पावर को रेजिस्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे, या वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर किस तरह से लिखेंगे, वो हम बारी बारी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसी फार्मूले को आपने जहन में रखना है, P इज इक्वल टू VI, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये इक्वेशन V इज इक्वल टू IR के बराबर होती है। सो अबव इक्वेशन इज
अब v की जगह पे यहाँ पे आई आर पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, p इज इक्वल टू इस v की जगह पे आई आर हमने पुट किया मल्टीप्लाई बाय आई, तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये भी हमारे पास पावर की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अगर हमारे पास करंट की वैल्यू है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो फिर हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं थी। अब हम अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की फॉर्म में पावर कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक्सप्रेशन सिंपल वही है, v इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आप i की वैल्यू निकाल लें, i इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है। इस i इज इक्वल टू v ओवर r, इसको आप इक्वेशन नंबर ये 1 में पुट कर दें, p इज इक्वल टू vi। तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला बनेगा, p इज इक्वल टू v, ये v मल्टीप्लाई बाय आई की जगह पे v ओवर r आ जाएगा, v ओवर r। तो v स्क्वायर ओवर r, ये हमारे पास जो पावर का एक्सप्रेशन बना है ये इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। तो अब इसी तरह हमने तीनों एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं। ये 3 एक्सप्रेशंस हैं पावर के। तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ वोल्टेज और करंट है। जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये जिसमें करंट आ रहा है और रेजिस्टेंस आ रही है। थर्ड एक्सप्रेशन में वोल्टेज आ रहा है और रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल करंट की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, या रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू है, तो वो हम अप्लाई करके पावर को आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद 13.8 टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक का और लॉन्ग क्वेश्चन है। Suppose a resistance is connected across the source of electrical energy, say cell or a battery. The cell continuously supplies energy as a result of charge Q flows in time t. The source must supply energy to the positive charge to force it to go to the point of a high potential. The EMF is defined as E is equal to delta W by delta Q. जो पैराग्राफ है इसका ये मतलब है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर हमने एक बैटरी कनेक्ट की है, ठीक है, जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया और साथ एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा कि बैटरी जो है वो हमने या इलेक्ट्रिकल सोर्स, पहले हमने ये जिक्र किया है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे अप्लाई किया है। तो वो सेल भी हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, या कोई भी सोर्स हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ, हमने इंसर्ट किया हुआ सर्किट के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसके बराबर, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यहाँ पे उसकी जगह पे हमने ये बैटरी अप्लाई की है, कनेक्ट की है। तो बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इस रजिस्टर को, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इन फॉर्म ऑफ करंट। तो बैटरी जो है वो करंट प्रोवाइड कर रही है और सर्किट में इस तरह से करंट ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये इसकी जो बड़ी लाइन है ये इसका प्लस पॉइंट होता है और ये जो छोटी लाइन ये नेगेटिव एंड है इसका। तो कन्वेंशनल करंट को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्किट के अंदर करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो बैटरी सिंपल वर्ड्स में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सर्किट के अंदर कि वो रजिस्टर में से करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो अगर तो चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी, तो हम इसकी एनर्जी जो है वो किसके इक्वल लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब ईएमएफ को हम ईएमएफ बेसिकली होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसकी डिटेल जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है, सर्किट में काम किस तरह करती है, और इसका और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हम अगली स्लाइड्स के अंदर ये डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। मतलब सर्किट के अंदर जितना वर्क डन हो रहा है, मतलब बैटरी जितना वर्क डन कर रही है सर्किट में, डिवाइडेड बाय जितना चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा क्यू, उसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF is not, अच्छा सबसे पहला जो पॉइंट आपने ये माइंड में रखना है, EMF is not a force and we don't measure it in newtons. The unit of EMF are volts and is measured in joule per coulomb. अब EMF जो है हम कहते तो उसको फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन हम उसको ये नहीं कंसिडर करते कि ये एक फोर्स है, ठीक है, और ना ही इसके यूनिट न्यूटन में होते हैं। जिस तरह हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि फोर्स और उसकी डेफिनेशन को हम जिस तरह से जो है वो स्टडी करते हैं, तो इसके बरक्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, ठीक है। हम इसको मैयर जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ही करेंगे, हम इसको कंसीडर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ही करेंगे।
लेकिन इसके अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। इसलिए इसके यूनिट भी वोल्ट्स में है, जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस है उसके यूनिट भी वोल्ट्स में होते हैं और ईएमएफ के यूनिट्स भी वोल्ट्स में है। और वोल्ट्स को हम किस तरह से लिखते हैं, जूल पर कूलम। सेकंड पॉइंट है एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज इज डिराइव्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है वो एक्चुअली कहाँ से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है कि सेल के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जो भी सेल है, जो क्लॉक सेल है, अगर आप उसको तोड़ के देखें तो उसके अंदर ब्लैक कलर का पाउडर आपको देखने को मिलेगा जो कि कार्बन है। तो अब उसके अंदर डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वो रिएक्शन जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका ये मतलब है like other components in the circuit the cell also offers some resistance. This resistance is due to the electrolyte preparation between electrodes and is called the internal resistance R of the cell. जिस तरह बाकी के भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप उन्हें सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उन वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो शो ज़रूर करते हैं, ठीक है। अगर सर्किट के अंदर आप कैपेसिटर को अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर भी किसी ना किसी हद तक जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगा। जाहिर है करंट उसमें से कैपेसिटर में से गुजरेगी, तो जितनी करंट कैपेसिटर के अंदर एंटर हुई है वो सारी की सारी आउटपुट की फॉर्म में हमें नहीं मिलेगी, वो कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप ज़रूर होगा। तो रजिस्टर हम कनेक्ट करें तो डेफिनेटली पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर कोई इंडक्टर कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर या कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को वेस्ट ज़रूर करेगा। तो इसी तरह अगर हम सेल को सर्किट के अंदर अप्लाई करते हैं या बैटरी को सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। जब बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी सर्किट को तो उसके अंदर भी जितने जो मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर लिखते हैं। कैपिटल आर क्या है कि बड़ा, ये जो कैपिटल आर जो है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाई है इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस होती है जो किस वजह से होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये अगर आप बैटरी लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इंसर्ट किया जाता है जो जिसके केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो उसकी भी इलेक्ट्रोलाइट की भी अपनी रेजिस्टेंस होगी जिसको हमने स्मॉल आर लिखा है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि ये सर्किट के अंदर एक कंप्लीट बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी का ये कंप्लीट बैटरी है जिसमें ये एक जो है वो ईएमएफ है और ये उस सेल के अंदर उसकी अपनी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ईएमएफ है या पोटेंशियल है और ये जो है स्मॉल आर ये बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस है जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अच्छा, अब टोटल जो होगी पोटेंशियल या ईएमएफ सर्किट के अंदर वो हम किस तरह से लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम ईएमएफ का जिक्र करेंगे, ठीक है। ईएमएफ किसके बराबर होगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल और बैटरी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है हमें शो कर रही है कि पूरे के पूरे जो सर्किट है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या उसकी जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू आई आर। ये आई आर कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि इस रजिस्टर की वजह से हो रहा है। अगर जाहिर बात है पोटेंशियल डिफरेंस जब इस रजिस्टर में से फ्लो करेगा या करंट इसमें से गुजरेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप को हम इस तरह से लिखेंगे आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है और इसलिए हम पोटेंशियल ड्रॉप को इस तरह से लिखते हैं आई आर। ये स्मॉल आई आर, ये कौन सा आई आर है, आई आर है जो बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम ये आई आर लिखते हैं। तो टोटल ईएमएफ किसके इक्विवेलेंट होगी, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ से हम आई को कॉमन ले लेते हैं और आर प्लस स्मॉल आर यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर और आई किसके इक्वल हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। अब सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो करेगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। V is equal to IR is the terminal potential difference of the circuit in the presence of current I.
When the switch S is open, the voltmeter reads the EMF as terminal voltage. अच्छा, अब यहाँ पे हम EMF और वोल्टेज को डिफाइन करते हैं कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या फ़र्क है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने ये लिखा है कि अगर सर्किट के अंदर करंट फ्लो ना कर रही हो या सर्किट जो है वो स्विच ओपन है या ओपन सर्किट है, मतलब कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रही, तो उस वक्त उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें से जो करंट है वो भी फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर तो सर्किट ओपन है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रही, लेकिन ईएमएफ उसके अंदर मौजूद रहेगा। ठीक है, ईएमएफ आप ये कंसिडर कर लें कि ईएमएफ बैटरी की अपनी कैपेसिटी है, अपनी एनर्जी है जो वो सर्किट को दे रही है। अब सर्किट बंद हो या सर्किट ओपन हो, खुला हुआ हो, ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, बैटरी के अंदर तो एनर्जी रहेगी ना। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ईएमएफ है वो अगर सर्किट ओपन है तो ईएमएफ सर्किट के वो बैटरी में मौजूद रहेगी। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो सर्किट अगर ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो सर्किट के अंदर करंट भी नहीं फ्लो करेगी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं। लेट अस इंटरप्रेट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मैं पिछली स्लाइड में वैसे इसको डिटेल से इंटरप्रेट कर चुका हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ईएमएफ शो कर रही है सर्किट के अंदर, पूरी की पूरी ईएमएफ वो किसके बराबर होगी, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द इलेक्ट्रॉन्स एज दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, ये है एक। और लेफ्ट हैंड साइड गिव्स द पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे सॉरी राइट हैंड साइड आना चाहिए था। राइट हैंड साइड गिव्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर R एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल IR। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें क्या बता रही है कि ईएमएफ बैटरी की कितनी है। ठीक है, ये ईएमएफ है बैटरी की। और राइट हैंड साइड में हमें क्या पता चल रहा है, ये राइट हैंड साइड हमें क्या बता रही है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। अगर हम इस सर्किट की बात करें तो ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो या हम कह सकते हैं कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी या इंटरनली जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस की वजह से वो इसके बराबर होगा। तो ये उसकी कंप्लीट इक्वेशन बनेगी कि बैटरी जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सर्किट के अंदर वो कहाँ कहाँ उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या वो एनर्जी कहाँ कहाँ डिसिपेट हो रही है। एक तो रेजिस्टर उसका पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है और दूसरा जो बैटरी है वो उसके पोटेंशियल को ड्रॉप कर रही है। तो रेजिस्टर के पोटेंशियल को हमने इस तरह से लिखा है और जो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हमने इस तरह से लिखा है। ये इक्वेशन, ये डायग्राम है इसकी, ये ईएमएफ है बैटरी की और ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वोल्टेज है। अच्छा, अब वोल्टेज का और ईएमएफ का यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जो ईएमएफ बेसिकली होती है वो होती है कि सर्किट के अंदर बैटरी चार्ज कैरियर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी दे रही है कि वो सर्किट के अंदर मूव करें, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। अब जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जब वो किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से पास करते हैं तो वहां पे पोटेंशियल जो है डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है कि वो जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करता है। ये ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप, इसका कंपैरिजन मैंने अगली स्लाइड में बड़ी डिटेल से डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इस डायग्राम को कंसिडर करें। डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये बैटरी हमने कनेक्ट की है यहाँ पे जो कि ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है पूरे सर्किट को। ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ से जाना स्टार्ट करेगी। जब वो इस रेजिस्टर में से फ्लो करेगी तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जिसको हमने इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस एंड के ऊपर और इस एंड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने ये लिखा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस के चूंकि यूनिट्स ऑफ वोल्टेज होते हैं और उसको हमने ये लिखा हुआ है वोल्टेज। और यहाँ से फिर होकर सर्किट के अंदर करंट इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। The EMF gives the energy supplied by the battery to the unit charge and potential drop across the various elements account for the dissipation of this energy as a unit charge passes through these elements. अब जो EMF होती है वो बैटरी की EMF किसकी इक्विवेलेंट होती है कि सर्किट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो किसकी वजह से प्रोवाइड हो रही है, वो बैटरी की वजह से प्रोवाइड की जा रही है इन फॉर्म ऑफ ईएमएफ। ठीक है, बैटरी सर्किट को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती है
वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करवाती है, सर्किट के अंदर मूव करवाती है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है दस ईएमएफ गिव्स द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का ये मतलब है कि एक चार्ज को सर्किट के अंदर मूव करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो ईएमएफ के जरिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगला हमने अब सेंटेंस का सेकंड पोर्शन देखें। एंड पोटेंशियल ड्रॉप का क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट अकाउंट फॉर द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। कि जो एनर्जी हमने यूनिट चार्ज को दी है उसको तो हमने कह दिया ईएमएफ। अब वही एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से गुजरेगी तो वो एनर्जी ड्रॉप होगी, उसका जो है वो आप ये समझ लें कि एनर्जी डिक्रीज होगी। वो किस वजह से होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आप सर्किट के अंदर यहाँ पे इस रेजिस्टर को आपने लगाया हुआ है, ठीक है, अब क्या होगा कि ईएमएफ जो है यहाँ पे वो क्या करेगी, इस एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज कैरियर को वो यहाँ से इसमें से फ्लो करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो कर रहे होंगे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो उसका होगा, रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब थोड़ी मतलब अगर आपने 10 मिनट तक बैटरी को ऑन किया रखा है और इस रेजिस्टर में से करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करती रही है, तो 10 मिनट के बाद आप बैटरी को ऑफ करके इस सर्किट को, इस जो रेजिस्टर को अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा होगा कि सर्किट हीट अप हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि इसने ये जो सर्किट के अंदर ईएमएफ फ्लो कर रही थी उसने उसको हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, या उस एनर्जी को उसने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, उस एनर्जी का ड्रॉप हो गया है। तो वो किस वजह से हुआ है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ है। अच्छा, अगर आप नोटिस करें कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट ना हो, अगर यहाँ पे हम सर्किट को ब्रेक कर दें, सर्किट ओपन हो जाए, सर्किट के अंदर करंट फ्लो ना कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट के अंदर ना हो सके, तो फिर क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके सर्किट के अंदर नहीं क्रिएट होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगी। अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो रेजिस्टर एनर्जी भी डिसिपेट नहीं कर सकेगा, रेजिस्टर हीटअप नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टर के हीटअप होने की वजह क्या है, पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सर्किट के अंदर है तो सर्किट के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से करंट लाजमी तौर पर गुजरेगा, और अगर पोटेंशियल नहीं है तो सर्किट में करंट नहीं गुजरेगा। तो डेट मीन्स कि अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है और सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट के अंदर लगे होंगे वो जरूर हीटअप होंगे, और उनके हीटअप होने की वजह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम फिर यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसका जो है वो सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ईएमएफ इज कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट। अच्छा, कंक्लूड करते हैं यहाँ पे हम टॉपिक को। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ये बड़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट कैन मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड रीजन ऑफ द फ्लोइंग करंट इलेक्ट्रॉन्स इज ईएमएफ, that is the energy supply to unit charge by the cell to move in a circuit। कि सिंपल जो ईएमएफ है वो क्या होता है कि अगर आप बैटरी की मदद से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब है कि रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, बल्ब है, मोटर है, ये जो भी आपने सर्किट के अंदर कनेक्ट किया है उसको हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो अगर आपने सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस वजह से होगी, वो ईएमएफ की वजह से है। अब वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एनर्जी जो डिसिपेट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट है या इन फॉर्म ऑफ लाइट है या इन फॉर्म ऑफ सम अदर मैकेनिकल एनर्जी है, और वो किस वजह से है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी मजीद डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई बीकर है, बीकर ए और बीकर बी। अब यहाँ पे ये नोट आप कीजिएगा कि दोनों एक ही हाइट के ऊपर हैं, दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, D1 इज इक्वल टू D2, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो D1 है और इसका भी D2 है, दोनों बराबर है। मतलब ये जो बीकर है दोनों ये एक जैसी हाइट पे हैं। अब क्या होगा कि पानी ना तो बीकर ए से बीकर बी की जानब फ्लो करेगा और ना बी से ए की जानब जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, दोनों का लेवल बराबर है। अब पानी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको आप ये कंसिडर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ए से बी या बी से ए में जा सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा इन दो डायग्राम्स में, जो पहली डायग्राम है जिसमें बीकर ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड बीकर बी इज एट लो पोटेंशियल, it means the distance of ground level to beaker A is greater than the distance of ground level to beaker B. ठीक है, D1 is greater than D2 के बीकर ए जो है वो ज्यादा हाइट पे है, बीकर बी लो हाइट पे है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम इन दोनों को किसी पाइप से कनेक्ट करते हैं तो वाटर जो है वो बीकर ए से बीकर बी की जानब फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। हमने ये क्या पढ़ा है कि चीजें हमेशा ऑलवेज जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब ट्रेवल करती हैं। तो इसी तरह बैटरी के अंदर भी वही मैकेनिज्म हो रहा होता है कि बैटरी के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब जो है वो मूव करते हैं। हाई पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और लो को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ भी आप देखिएगा बीकर ए और बी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका पोटेंशियल और है, इसका और है, मतलब दोनों का एक डिफरेंस है। और इस डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं ए से बी की जानब। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम में भी जो है वो दोनों एक हाइट पे हैं, बीकर बीकर ए और बीकर बी दोनों की हाइट सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब हमने वाटर को फ्लो करवाना है या वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्लो करवाना है पाइप के थ्रू, तो जाहिर बात है हमें पंप यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जो पंप क्या करेगा, बीकर ए में से वाटर को बीकर बी की जानब जो है वो पंप करवाना स्टार्ट कर देगा। अब सर्किट के अंदर भी कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म हो रहा होता है। जो बैटरी जो है वो ईएमएफ का काम कर रही होती है और ये जो है ये सारे का सारा कंडक्टर है, और ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं ए से बी की जानब, उनको हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा हुआ है। ठीक है, तो डेट मीन्स कि अगर आप पंप को बंद कर देंगे तो क्या होगा, ना ए से बी की जानब पानी जाएगा ना बी से ए की जानब जाएगा, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो। लेकिन अगर आप पंप को ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि बैटरी सॉरी जो पंप है वो क्या करेगा कि बीकर ए से पानी को बीकर बी की जानब फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा। तो एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म हो रहा होता है सर्किट के अंदर। अब अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब हम देखते हैं कि सर्किट के अंदर हमारी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। अगर हम सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसको भी कंसिडर करते हैं और जो बैटरी की रेजिस्टेंस है उसको भी कंसिडर करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो पावर हमारे पास वो कितनी आ सकती है। इन ए सर्किट ए करंट आई flows through the resistance R. If these the potential difference across R, the loss of potential energy per second is known as a power delivered to R. ठीक है, पावर डिलीवर का क्या फार्मूला होगा, पावर डिलीवर टू आर पी आउटपुट की हमने इसका एक पिछली स्लाइड में डेरिवेशन किया। पावर आउटपुट किसके इक्वल होगी, V मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये हमने पावर का फार्मूला देखा, पी आउटपुट इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दूसरा जो एक्सप्रेस का एक्सप्रेशन देखा था वो आई स्क्वायर आर की फॉर्म में देखा था, पी आउटपुट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अच्छा, आई अगर हम सर्किट के अंदर करंट कैलकुलेट करें, जिस तरह हमने पिछले 2-3 स्लाइड पहले हमने करंट की वैल्यू देखी थी, करंट का एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट हमने डिराइव किया था, करंट इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये करंट है। अब करंट की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 2। अब इस आई को आप इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट करें तो पी आउटपुट इज इक्वल आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर की जगह पे आप ये वैल्यू उसकी पुट कर दें, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक है, आई की जगह पे ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें और साथ ये वाला आर एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर इसको ओपन करें, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर स्क्वायर और साथ ही आर एज इट इज आ जाएगा। पी आउटपुट यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा, पी आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। अच्छा, अब ये देखिएगा जो रेड कलर में मैंने लिखी हुई है दो टर्म्स, इट मीन्स कि ये हमने सर्किट के अंदर एक टर्म ऐड की है और उतनी ही अमाउंट में सर्किट के अंदर वो सब्ट्रैक्ट की है इस इक्वेशन के अंदर। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली हमें अलाउड है, हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में हम एक ही टर्म को हम ऐड कर सकते हैं और उसी ही टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों का सम तो जीरो हो जाएगा, फिर भी हमारे पास इक्वेशन यही बनेगी। लेकिन अब हम इसको कोई और इसकी फार्मूलिज्म करना चाहते हैं, कोई और इसका फार्मूला डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसमें +2r ऐड किया और ये -2r इसमें सब्ट्रैक्ट भी किया है। वो भी हम देखते हैं कि हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा। पी आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टू आर एज ये माइनस टू आर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो ब्लैक में है टू आर और ये टू आर ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसका सीक्वेंस चेंज किया, ये माइनस ये पहले यहाँ पे आ गया और बाकी जो ब्लैक में है ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये आप देखिएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये अगर आप देखें तो ये वाला किसके इक्वल होगा, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करते हैं आर माइनस आर तो आपको ये आंसर मिलेगा ये वाला, और ये टू आर प्लस टू आर ये फोर आर के इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में हम कंक्लूड ये करना चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम पावर सर्किट के अंदर कितनी होगी, ये हम देखना चाहते हैं। तो पी आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा एक पहले ये लाइन को देखते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू आर पी आउटपुट विल बी मैक्सिमम। अच्छा, जब सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी उस वक्त हमें मैक्सिमम पावर जो है वो मिलेगी। इसका ये मतलब है कि अगर हमने जो सर्किट में रेजिस्टर लगाया हुआ है जितनी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर उसकी है, ठीक है, जो भी रेजिस्टर हमने फॉर एग्जांपल 100 ओम का रेजिस्टर हमने सर्किट के अंदर अप्लाई किया हुआ है उतनी ही रेजिस्टेंस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर हमने सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर लगाया तो जो उस रेजिस्टर की वैल्यू है, जितनी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उतनी ही रेजिस्टेंस बैटरी की अपनी भी होनी चाहिए। इट मीन्स के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर होंगे फिर हमारे पास क्या आएगा, अब ये देखिएगा आर इज इक्वल टू आर, ये कंडीशन इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखिए। तो अगर आप r इज इक्वल टू आर करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू आर करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस इस स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4r और कैपिटल R आ जाएगा, और यहाँ पे इस r हम इस r से कैंसिल करके ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इट मीन्स कि पी आउटपुट मैक्सिमम हमारे पास पावर कब आएगी, जब r इज इक्वल, ये हमारे पास कंडीशन है कैपिटल R इज इक्वल स्मॉल r, ये कंडीशन अप्लाई करके हम इसकी मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर का फिर ये हमारे पास फार्मूला होगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। इस सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वो किसके बराबर होगी, EMF स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हैं किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ रूल्स क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। sum of all the currents flowing towards a point is equal to sum of all the currents flowing away from the point, ये इसका फर्स्ट रूल है। ठीक है, इसके दो रूल्स हैं, एक पहला है किरचॉफ फर्स्ट रूल और फिर इसके बाद किरचॉफ सेकंड रूल है। जो फर्स्ट रूल है वो क्या हमें बताता है कि अगर कोई एक पॉइंट आपने सर्किट के अंदर चूज किया, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये इसको आपने 4 वायर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है जिसके साथ रेजिस्टेंसेस भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब जितनी करंट जो है वो किसी एक पॉइंट की जानब मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, अगर ये I1 है और ये I2 है, अब I1 और I2 ये दोनों जो है वो पॉइंट ए की जानब जो है वो फ्लो कर रही हैं, तो इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट ही जो करंट है वो इन दो रेजिस्टेंसेस में से फ्लो करेंगी। ठीक है, अगर ये I1 जो है ये 2 एम्पियर है, I2 जो है ये 10 एम्पियर है, तो दोनों का जो सम है वो 12 एम्पियर है। ठीक है, I1 और I2 इन दोनों का जो सम है वो 12 एम्पियर है, तो इस पॉइंट से भी 12 एम्पियर ही करंट पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसमें रजिस्टर में से 2 और इसमें से 10 निकले, हो सकता है 6 एम्पियर इस रजिस्टर में से गुजर जाए और 6 एम्पियर इस वायर में से गुजर जाए। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसका सम I1 और I2 का सम किसके इक्वल होना चाहिए, I3 और I4 के सम के। ये वाली जो करंट है ये I3 है और ये वाला जो पाथ है ये I4 है। तो I1 और I2 किसके इक्वल होना चाहिए, I3 और I4 के। I1 प्लस I2 ये माइनस साइन क्यों लगे हैं, माइनस साइन इसलिए लगे हैं कि I1 और I2 की डायरेक्शन सेम है पॉइंट ए की जानब। अब पॉइंट इन दोनों की डायरेक्शन जो है यहाँ पे ये टुवर्ड्स पॉइंट ए है, तो I1 और I2 की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉइंट ए है, इसलिए इसके इनके साथ प्लस लगे। लेकिन I3 और I4 की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट ए है, इसलिए इनके साथ माइनस लगा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि I1 और I2 की डायरेक्शन जो है वो पॉइंट ए की जानब है, दोनों पॉइंट ए की जानब मूव कर रही हैं, इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन एक होगी। और I3 और I4 ये पॉइंट ए से दूर जा रही हैं।
ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ए जा रही हैं, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन के साथ माइनस लगेगा I3 और I4। अगर हम इनको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखें तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी इधर, सॉरी ये I3 इधर जाके प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, इसी तरह I4 भी राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। तो ओवरऑल जो समेशन है इनकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। समेशन का मतलब है कि जितनी भी करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगी उसका सम जीरो के इक्वल होगा। मसलन इसका ये मतलब है कि I1 और I2 दोनों पॉजिटिव हैं और उतनी ही अमाउंट में I3 और I4 ने निकलना है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इट मीन्स के I1 और I2 की जो है वैल्यू है वो 12 एम्पियर आती है, और I3 और I4 की जो वैल्यू है वो -12 एम्पियर आएगी। तो दोनों को हम सम करें, इसको I1 और I2 को और I3 और I4 को, दोनों को सम करें 12 एम्पियर -12 एम्पियर, आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स के टोटल जो सम है वो जीरो के इक्वल है। Kirchhoff's rule, which is also known as a point rule, is the manifestation of law of conservation of charge. This means the total charge flowing towards a point is equal to total charge away from the point. की law of conservation of charge भी है कि जितना चार्ज पॉइंट ए की जानब फ्लो कर रहे हैं उतनी ही अमाउंट में चार्ज जो है वो पॉइंट ए से दूर जा रहा है। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट रूल के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, एनर्जी है, मोमेंटम है और वट एवर। तो ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट रूल इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि जो सेकंड रूल क्या है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन ए क्लोज्ड सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये हमें ये बताता है कि सर्किट के अंदर जितना भी वोल्टेज जो है वो चेंज होगा या जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं सर्किट के अंदर, उन सबको अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर जीरो आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि सर्किट के अंदर जितनी भी करंट्स थी उनका सम जीरो है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड रूल में क्या है कि सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनका सम जीरो के इक्वल होगा। मसलन जो बैटरी ये वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करेगी प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बैटरी T2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2, इन चारों को आप जमा करें तो आपके पास सम जो है वो जीरो आना चाहिए। ये किरचॉफ सेकंड रूल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्किट के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर की यही सर्किट यूज़ किया जाता है डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करने के लिए। लेट्स सपोज करंट है, रेजिस्टर है, कैपेसिटेंस है, जो भी आपने चीज़ फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि इस डायग्राम को हम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर E1 जो है ये बैटरी जो है इसका EMF है EMF1, ये दूसरी बैटरी कनेक्ट की गई है जिसका EMF E2 है, और ये दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं, ये R1 और ये रेजिस्टर्स दो कनेक्ट किए गए हैं R2। अच्छा, अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेना है, या E1 सेलेक्ट कर लें या E2 सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे अगर आपने E1 सेलेक्ट हमने चलने कर लिया क्योंकि बुक में उसने E1 सेलेक्ट किया, तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलूँगा। तो E1 मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट कर ली, यहाँ से मैंने अपने सर्किट का आगाज़ करना है। ठीक है, सर्किट को मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है E1 से। अच्छा, अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E1 किसके इक्वल होगा, या बैटरी जो है। अच्छा, अब ये चीज़ देखिएगा कि बैटरी E1 और E2 ये दोनों सर्किट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं या सर्किट के अंदर वर्क डन कर रही हैं। ठीक है, सर्किट के अंदर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर वर्क डन कर रही हैं कि वो इस रेजिस्टर्स में से गुजर जाएं। R1 और R2 में से फ्लो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए इन दोनों बैटरीज को वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। हमारे पास एक्सप्रेशन है वर्क डन का। The work done across each component is W is equal to V multiplied by delta Q। अब वर्क डन, अब V जो है पोटेंशियल, इसको हमने EMF से रिप्लेस किया है, EMF और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल टू EMF और साथ डेल्टा Q। अब अगर हम इस बैटरी के कंपोनेंट की बात करते हैं, इस बैटरी की बात करते हैं E1, तो इसमें से कितना जो है वो ये वर्क डन करेगी E1, क्योंकि बैटरी E1 है इसलिए हम यहाँ पे E1 लिखते हैं, साथ डेल्टा Q आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब उसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट करना इसको जो है वो शुरू किया है। दूसरी चीज़ आपने ये नोट करनी है, अगर आप बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब इलेक्ट्रॉन्स को गुजार रहे हैं, या जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं, जिस तरह के एरो की डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन क्या शो कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब में।
एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से एंटर होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट से एमिट होते हैं, तो फिर आप इस बैटरी को के साथ जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा जब हम इक्वेशन लिखेंगे उस वक्त। ठीक है, जिस तरह ये हमने इक्वेशन लिखी है, इसके साथ प्लस का साइन है और बाकी सब के साथ नेगेटिव साइन है। अच्छा, उसके बाद इस रजिस्टर पे आते हैं। इस रजिस्टर में से आप देखिएगा कि करंट जो है वो पॉजिटिव एंड से एंटर हुई है और नेगेटिव एंड से एमिट हुई है। तो यहाँ पे इस रजिस्टर ने जो है वो पोटेंशियल या जो वर्क डन है वो किया है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप किया है इस रजिस्टर ने। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी इसने ड्रॉप की है। तो इसलिए सॉरी, अच्छा, इसलिए जो R1 है यहाँ पे उसमें अगर हम बात करें तो ये वाला एंड इसका पॉजिटिव एंड कंसीडर किया जाएगा। ये इसका एंड जो है ये पॉजिटिव एंड कंसीडर किया जाएगा और ये नेगेटिव एंड कंसीडर किया जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर जहाँ से करंट एंटर हो रही है वो इसका हाई एंड है और जहाँ से एमिट हो रही है वो इसका नेगेटिव एंड है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब करंट एंटर होती है उस वक्त या जो पोटेंशियल अगर यहाँ पे एंटर किया जाता है तो उस वक्त ये यहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं तो वो पोटेंशियल अपना ड्रॉप कर देते हैं, पोटेंशियल लूज कर देते हैं रेजिस्टर से गुजरने के बाद, और जब यहाँ पे दूसरे एंड पे पहुँचते हैं तो उस वक्त उनका पोटेंशियल लो होता है। इसलिए हम रेजिस्टर के को हम इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एंड लिखते हैं कि रेजिस्टर का जो पहला पॉइंट होता है जहाँ से करंट एंटर होती है वो उसका हाई एंड होता है, और जहाँ से करंट एमिट होती है, जहाँ से करंट निकलती है, वो उसका नेगेटिव एंड या लो एंड होता है। तो अब हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस देखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप या वर्क डन कितना होता है। तो इसके अक्रॉस जो ई है इसको हम लिखते हैं IR1 क्योंकि इसके यूनिट वोल्टेज है। ठीक है, तो इसको हम पोटेंशियल की फॉर्म में अगर हम लिखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके बराबर होगा, IR1। तो V इज इक्वल आई आर के बराबर होता है, तो E की जगह पे हम लिखेंगे IR1, साथ डेल्टा क्यू आ जाएगा माइनस। इसके बाद हम ये देखते हैं इस बैटरी पे आते हैं। इस बैटरी की ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो करंट इस बैटरी में से भी पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही हो करंट, फिर हम इसको लिखेंगे कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही हो तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम इसके पोटेंशियल ड्रॉप के साथ ये नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव E2 साथ डेल्टा क्यू आ जाएगा माइनस। इसी तरह जो रेजिस्टर है ये वाला, इसमें से भी अब देखिएगा कि करंट जो है वो पॉजिटिव एंड से एंटर हो रही है और नेगेटिव एंड से निकल रही है, तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो नेगेटिव होगा। इस हाँ, ये पोटेंशियल ड्रॉप इसमें नेगेटिव होगा, तो इसमें फॉर रेजिस्टर R2 के लिए हम लिखेंगे IR2 साथ डेल्टा क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बनेगी अगर हमने सर्किट के अंदर दो बैटरीज कनेक्ट की हैं या दो जो हैं वो हमने रेजिस्टर, दो बैटरीज और दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, तो हमारे पास जो किरचॉफ सेकंड रूल की इक्वेशन है वो इस तरह बनेगी। डेल्टा क्यू कॉमन ले लें तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी किरचॉफ सेकंड रूल की। दिस रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो रूल है ये हमें बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है जी, दिस रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि सर्किट के अंदर जो एनर्जी सम है या जो पोटेंशियल ड्रॉप है सारे कंपोनेंट्स में वो जीरो के इक्वल है। मतलब ये E1 क्या है, ये कंपोनेंट क्या बता रहा है कि बैटरी E1 में से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी ये अमाउंट है, या जो वर्क डन हो रहा है उसकी ये अमाउंट है, जो बैटरी इस रजिस्टर पे जो वर्क डन कर रही है उसकी ये अमाउंट है, इसी तरह बैटरी इस जो E2 है इसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है उसकी ये अमाउंट है, और रजिस्टर पे जो R2 पे जो वर्क डन हो रहा है उसकी ये अमाउंट है। इन सबको अगर आप जमा करें तो आपके पास आंसर जीरो आएगा। ठीक है, ये है किरचॉफ सेकंड रूल। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज है 13.9 टॉपिक। व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस R1, 2, 3 and 4 एज शोन इन द फिगर। फिगर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। इट इज कनेक्टेड इन सच ए वे सो एज टू फॉर्म ए मैश ABCDA। वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, 2,
3 are known and R4 is unknown. We have to find the unknown value of resistance by using Kirchhoff's second law on this circuit. अच्छा, अब ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट होता है कि जिसमें हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस की वैल्यू नोन होती है और एक रेजिस्टर की वैल्यू अननोन होती है, और हम एक ऐसा इस सर्किट की मदद से हम एक ऐसा मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं, एक ऐसा फार्मूला डेवलप करते हैं जिसको अप्लाई करके हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकें। ठीक है, इस ब्रिज को कहते हैं, इस सर्किट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। अब जिसमें ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर R3 है और ये रजिस्टर R4 है। अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली किरचॉफ रूल ही हम अप्लाई करेंगे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, अब ये दो लूप हम बना लेते हैं, A, B, D और A। ये एक लूप हो जाएगा। दूसरा लूप क्या है, B, C, D और B। ठीक है, अब हमने इस दोनों लूप्स के अंदर करंट एक ही डायरेक्शन में बनानी है। ठीक है, यहाँ दोनों लूप्स के अंदर करंट आप क्लॉकवाइज बना लें या एंटी क्लॉकवाइज बना लें, तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक क्लॉकवाइज बनाते हैं, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, तो फिर सर्किट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर सर्किट जो है वो उसकी वैल्यू स्टिक नहीं आएंगी। ठीक है, वो इनकरेक्ट है। तो दोनों आपने लूप्स के अंदर करंट की वैल्यू एक जैसी रखनी है। यहाँ इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज कर ले, दोनों के अंदर देख रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो दोनों को क्लॉकवाइज कर दो। तो ये इसके यहाँ पे स्विच हमने लगाया हुआ, ये बैटरी है, और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है इस लूप के अंदर I1, इस लूप के अंदर फ्लो करेगी I2, और जो ये वाला लूप है, ये तीसरा भी लूप है, ये वाला, ये वाला तीसरा लूप, इसमें करंट फ्लो कर रही है I3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, लूप 1 को अब हम सॉल्व करते हैं। लूप 1 में देखिएगा, किसी भी एक कंपोनेंट से आप स्टार्ट कर ले, हम R1 से स्टार्ट करते हैं। R1 यहाँ से B से A की जानब जो है वो करंट की डायरेक्शन है, मतलब जहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, B जो ये वाला एंड है, यहाँ पे एंटर हो रहा है करंट और यहाँ से एमिट हो रहा है, निकल रहा है। तो इट मीन्स कि इस रजिस्टर में से पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव में है पोटेंशियल ड्रॉप। इसके बाद यहाँ से होने के बाद करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ए से डी की जानब ट्रेवल करेगा रजिस्टर R3 में से। ठीक है, ये R1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब R3 में से जब R3 रजिस्टर में से जब करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे भी देखिएगा कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी क्या अमाउंट होगी, I1 माइनस I3 R3। अच्छा, अब ये हम किस तरह लिखते हैं, ये आप कंसिडर कर लें कि जो लूप आप सॉल्व कर रहे हैं उस लूप में जो करंट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और दूसरा जो लूप ये देखिएगा कि इस लूप में करंट की जो वैल्यू है वो I3 है। ठीक है, वो लूप ये वाला तीसरा लूप, ये इसमें से करंट की वैल्यू I3 है। तो I1 में से I3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, I1 इज ग्रेटर देन I3। तो ये आपने अजम्पशन लेनी है, I1 जो है वो बड़ा है I3 से, तो इसलिए हम लिखेंगे I1 माइनस I3 और साथ ही रजिस्टर आ जाएगा। और इसके बाद अच्छा, अब दूसरी आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें ना, तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। आप कर्सर को देखिएगा कि जिस तरह B से A की जानब ये, फिर A से D की जानब और फिर D से B की जानब। अच्छा, अब I1 लूप में देखिएगा करंट A से D की जानब है, लेकिन जब I3 लूप हम देखते हैं तो इसमें करंट D से A की जानब है। ठीक है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं। ये वाला जो I1 जो है वो ग्रेटर है और ये वाला I3 जो है वो स्मॉलर है, और I1 माइनस I3 और साथ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस R3। इसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर है, जो ये वाला कंपोनेंट है गैल्वेनोमीटर, ज़ाहिर गैल्वेनोमीटर में से भी करंट गुजरेगी। तो इस गैल्वेनोमीटर को में से हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हम देखते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि इस लूप की मदद से ये डी से बी की जानब करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अगर इस लूप को हम देखें तो इसमें बी से डी की जानब करंट मूव कर रही है। तो इट मीन्स कि इस गैल्वेनोमीटर में दो किस्म की करंट फ्लो कर रही है। अगर इस लूप में देखा जाए तो डी से बी डायरेक्शन है, और अगर दूसरे लूप में देखा जाए तो बी से डी डायरेक्शन है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम वही अजम्पशन लेंगे कि इस लूप में से करंट, क्योंकि हम ये वाला लूप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस लूप वाली करंट जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जो दूसरा लूप है उसकी में करंट की वैल्यू कम है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, I1 माइनस I2 और साथ इसकी रेजिस्टेंस जो होगी गैल्वेनोमीटर की वो RG हम लिख लेंगे।
ये I1 माइनस I2 आर जी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद इस लूप को हम सॉल्व करते हैं। इस लूप को भी हम यहाँ से R2 से ले लेते हैं, इस तरह से C से B, फिर B से D और फिर D से C। तो हम C से B की जाने पहले चलते हैं। तो R2 जो है वो रजिस्टर वो किसके इक्विवेलेंट होगा, R2। अच्छा बी सी डी बी मतलब ये वाला लूप, बी सी डी और बी, ये वाला लूप अब हमने लेना है। तो इस लूप में हम देखेंगे कि जो कंपोनेंट R2 है उसमें क्या वैल्यू है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप I1 R2 है माइनस I2 R2। और उसके बाद ये, इसके बाद हम इसमें आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर में, बी से डी की जानब। तो इसमें I2 माइनस I1 और साथ आर जी, क्योंकि अब हम लूप I2 को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि I2 लूप जो है वो बड़ा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और I1 लूप की वैल्यू कम है। तो I2 माइनस I1 साथ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आ जाएगी Rg। ठीक है, I2 माइनस I1 साथ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस Rg। और इसी तरह R4 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये I2 माइनस I3, क्योंकि जो लूप हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें करंट I2 है और दूसरे लूप में से करंट I3 है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है I2 की, I2 की वैल्यू कम है, I2 माइनस I3 और साथ ही रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से हमने आगे कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, यहाँ पे पहले एक अजम्पशन हम ये लेते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, के गैल्वेनोमीटर के अंदर जब आप ब्रिज बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रही होती, तो इसलिए हम आर जी को हम 0 कंसिडर करते हैं। आर जी करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ये ले लेते हैं, आर जी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे when I1 is equal to I2 then equation 1 will become। अच्छा, अब दूसरी assumption हम ये लेते हैं कि दोनों जो लूप्स हैं I1 और I2, उन दोनों के अंदर करंट की वैल्यू सेम है। ठीक है जी, उन दोनों के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी, I1 is equal to I2, ये हम assumption हमने लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम I1 इज इक्वल टू I2 करें तो जाहिर बात है ये फैक्टर तो सारे का सारा जीरो हो जाएगा। तो इस Rg की जगह पे ये लिखना चाहिए था, ये सारे का सारा फैक्टर जीरो के इक्वलेंट है अगर हम I2 इज इक्वल टू I1 करें तो। और ये फिर सारा फैक्टर जीरो हो गया, बाकी क्या बच जाएगा, ये सारा फैक्टर, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये दो फैक्टर्स बच जाएंगे, I1 R1 और साथ ये बचेगा I1 माइनस I3 R3। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमारे पास ये आ जाएगा ये इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, माइनस I1 R1 और ये वाला फैक्टर जो है ये सारे का सारा फैक्टर उधर चला जाएगा जीरो के। और ये जीरो मैंने किस लिए लिखा है, ये इसके लिए लिखा है कि अगर हम I2 इज इक्वल I1 करें तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये जीरो। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सारा फैक्टर जीरो के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ जाएगी। और इसी तरह हम I1 और I2 को हम कंसिडर करें, I1 इज इक्वल टू I2। और जब हम ये असम्पशन लेते हैं तो ये वाला जो चीज़ है गैल्वेनोमीटर की, ये वाला फैक्टर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये इक्वेशन बढ़ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला जो फैक्टर है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने सॉल्व करना है। अब सिर्फ आपने डिवाइड करना है दोनों इक्वेशंस को बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 4। तो इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारे पास और इक्वेशन नंबर 4 ये है। इक्वेशन नंबर 3 को 4 पे आपने डिवाइड करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ऊपर रखेंगे और इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड को नीचे। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 जो है उसकी राइट हैंड साइड को ऊपर रखेंगे और ये वाली जो इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड है ये नीचे आ जाएगी। तो अब देखिएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये I1 से कैंसिल, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, I1 R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 इफ R1 R2 एंड R3 आर नोन। ठीक है, अगर तीन रेजिस्टेंस हमारे पास नोन है R1 2 एंड 3, तो हम फोर्थ रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं R4। R4 कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन। तो अगर इनमें से ये इक्वेशन है, इसमें से तीन चीज़ें आपके पास नोन है, तीन वेरिएबल नोन है और फोर्थ जो है वो अननोन है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप R3 या R4 कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर R1 2 और 3 की वैल्यू नोन है और R4 जो है अननोन है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप
जो है R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आज का आपका टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।